षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। ये हमारा राष्ट्र भारत है और इसकी भाषा संस्कृत है। ये हम कब जानेंगे? जब हम संस्कृत को जानेंगे, तभी सत्य को हम जानेंगे। आज हमें अपने राष्ट्र में भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो विखंडन दिखाई पड़ता है, दिखाई क्या पड़ता है ही, इस सारे विखंडन को दूर करने का एकमात्र जो उपाय है, इसकी एकमात्र चिकित्सा जो है वो है संस्कृत का ज्ञान। हम संस्कृत जानेंगे, अपने शास्त्रों से जुड़ेंगे तो सारे भेदभाव अपने आप दूर हो जाएंगे। देखिए, कोई भी राष्ट्र, दुनिया का कोई भी राष्ट्र जब स्वतंत्र हुआ है तो सबसे पहले उसने अपनी भाषा नीति और अपनी शिक्षा नीति बनाई है। इजराइल स्वतंत्र हुआ तो वहाँ हिब्रू जानने वाले 3 आदमी थे। उन्होंने आज हिब्रू को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। और जब हम स्वतंत्र हुए तो संस्कृत जानने वाले लाखों लाख पंडित थे, सारे शास्त्रों को जानने वाले, चतुर्दश विद्याओं के ज्ञाता पंडित भरे पड़े थे, गली गली में पंडित थे। उनकी अवज्ञा करके ये अंग्रेजी पिशाची को हमारी छाती पर मढ़ दिया। उसका फल है राष्ट्र की जितनी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का एकमात्र कारण है कि हमने संस्कृत को उसका स्थान नहीं दिया। हमने अपना चिंतन नहीं किया, अपनी भाषा का चिंतन नहीं किया, और एक विदेशी भाषा जिनके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, जिनके विरुद्ध लड़ते लड़ते हमारे लाखों लोग मारे गए, हमने कितनी बर्बरता, कितनी अत्याचार, कितनी क्रूरता सही, वो सब हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। हमारे बच्चे वो सब नहीं जानते। हमारे बच्चे आधुनिक फिल्मी जगत की चकाचौंध जानते हैं, खेल जगत की चकाचौंध जानते हैं। और हमारे साथ क्या हुआ, कितने लोगों के खून के बहने पर, कितने लोगों की चिताओं पर ये स्वतंत्रता हमको मिली है, ये हमको नहीं बताया जाता। तो हम स्वतंत्र हुए, तो स्वतंत्र होने के पहले अंग्रेजों ने किया, ये देश के बच्चे बच्चे को मालूम होना चाहिए। क्योंकि हमें जो इतिहास पढ़ाया जाता है, ये इतिहास अंग्रेजों का लिखा हुआ है और अंग्रेजी परस्त हिंदुओं का लिखा हुआ है। अंग्रेजों ने एक ऐसा वर्ग तैयार किया इस देश में। अंग्रेजों ने जाने के पहले एक ऐसा वर्ग तैयार किया जो वर्ग शरीर से तो हिंदू है और आत्मा से वो अंग्रेज। इनको हम काली चमड़ी वाला अंग्रेज कहते हैं। ये वर्ग उन्होंने कैसे तैयार किया? ये उन्होंने शिक्षा में जहर घोल के तैयार किया। हमारे देश की जो शिक्षा थी, जिसमें शास्त्रों का अध्ययन होता था, जो गुरुकुल पद्धति थी, उसमें जो विद्यार्थी तैयार होते थे, उनकी रगों में राष्ट्रीयता थी, उनकी रगों में हिंदुत्व था, उनके भीतर भारतीयता थी, उनके भीतर संस्कृत का प्रेम था, उनके भीतर अपने वेदादि शास्त्रों के लिए निष्ठा थी। वो विद्यालय तोड़े, और ऐसे नहीं तोड़े, कूटनीति पूर्वक, छल पूर्वक नीति बना करके, संविधान बनाकर, कानून परिवर्तन करके इन गुरुकुलों को इन्होंने तोड़ा। 1850 में जब इन्होंने सर्वेक्षण कराया, पूरे भारत का नहीं, थोड़े भारत का, ये उनके रिकॉर्ड में मिलता है कि 7,32,000 गुरुकुल हमारे देश में थे, जो अंग्रेजों की दी रोटी से नहीं पढ़ रहे थे। क्योंकि हमारे ऋषियों ने एक ऐसी व्यवस्था इस देश को दे रखी थी, अद्भुत व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था विश्व में कहीं भी नहीं है। हमारा जो राजतंत्र, हमारा जो समाज, हमारे जो परिवार, ये पूरे विश्व के लिए मान्य है, विश्व के लिए आदर्श है। इनको छोड़ के हम कहीं की नहीं रहेंगे। तो उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था दी थी कि समाज अपने आप चलता था।
जैसा शौचालय तंत्र होता है ना ऑटोमेटिक, ऐसा हमारा पूरा समाज चलता था। उस समाज को चलने के लिए राजा की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आज हर काम के लिए सरकार करे, सड़क में झाड़ू नहीं लगी तो सरकार लगाए, हर काम, नल में पानी नहीं आया तो सरकार करे। तो इतनी बड़ी सरकार की पराधीनता जो बनाई है ये इन्होंने जानबूझ के बना के इनको दी है। तो हमारे जो गुरुकुल चलते थे वो समाज की भिक्षा से चलते थे, समाज की भिक्षा से समाज की शिक्षा। समाज का हर व्यक्ति शिक्षित हो, सरकार से धेला न मांगे, समाज भिक्षा दे, पूरे समाज को शिक्षित करना समाज की जिम्मेदारी है। और सब पढ़ते थे। उन गुरुकुलों का रिकॉर्ड है, अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए रिकॉर्ड हैं। उनके जो अधिकारी थे, लेटनर थे, मुंद्रो थे, इनके रिकॉर्ड है कि चारों वर्ण के लोग पढ़ते थे, मुसलमान भी पढ़ते थे, वो भी पढ़ते थे, और सबके लिए यथा योग्य विद्याओं का विधान था। समाज भिक्षा देता था, विद्यालय चलते थे। समाज का हर व्यक्ति शिक्षित हो, ये जिम्मेदारी समाज की होती है। इसको तोड़ा। उन्होंने देखा, इस राष्ट्र के तेजस्वी लोगों को जब उन्होंने देखा कि इन हिंदुओं के भीतर इतना तेज कहाँ से आता है, तो उनको पता चला कि तेज इनके शास्त्रों से आता है। इनके जो वेदादि शास्त्र हैं, जिनको पढ़ते हैं, जो उसके जिनके साथ अपने आप इनको जन्मजात अध्यात्म विद्या, उन शास्त्रों को पढ़े बिना इनके भीतर अध्यात्म विद्या बनी रहती है। हम हिंदुओं के भीतर अध्यात्म विद्या हमारे रक्त में है। बिना पढ़े सारे हिंदू अध्यात्म विद्या को जानते हैं। तब तो फांसी के फंदे में लटक गए जवान लड़के, और कहीं हुआ दुनिया में ऐसा? तो ये उन्होंने देखा कि इनको यदि चिरकाल तक गुलाम बना के रखना है तो इनकी विद्या को तोड़ना पड़ेगा। ये उन्होंने स्वोद्देश्य किया, अनजाने नहीं किया, अंग्रेजी के प्रसार के लिए भी नहीं किया, हमारी जड़ों को काटने के लिए किया। जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारी भाषा संस्कृत है, ये हमारी आत्मा है, ये हमारी जड़ है। और जब जड़ उखाड़ दी जाती है तो छिन्ने मूले नैव पत्रम न शाखा। जड़ काट दोगे तो न पत्ते बचेंगे न शाखाएं बचेंगी। तो संस्कृत हमारी जड़ है, उसको उन्होंने काटा, उखाड़ा। तो कैसे उखाड़ेंगे? कैसे उखाड़ोगे? जब तुम्हारा दिया हम खा नहीं रहे हैं तो तुम कैसे बंद कर सकते हो हमारे विद्यालय को? समस्या थी ना, हम सरकार के पैसे से नहीं चल रहे थे विद्यालय। तो उन्होंने कानून बनाया, संविधान में परिवर्तन किया, और कानून बना करके मठों में दिया जाने वाला अन्न उन्होंने बंद कर दिया। मठों में जो अन्न जाता था वही प्राण तत्व था, वही आधार था, उसको उन्होंने बंद कर दिया। उस अन्न को इन्होंने ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया। तो मठों का जो मूल स्रोत था, जिसके बल पर मठ चलते थे, न शिक्षक को वेतन मिलता था, न विद्यार्थी को फीस लगती थी। इस देश में पैसे से नहीं चलता था यंत्र। यहाँ शिक्षा निःशुल्क थी, यहाँ चिकित्सा भी निःशुल्क थी। वैद्य के पास जाते थे, पत्र पुष्प जो हाथ में होता था लेके चले आते थे, चिकित्सा हो जाती थी। गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ते थे, समाज की भिक्षा से गुरु भी पढ़ते थे, विद्यार्थी पढ़ते थे। तो ये उन्होंने हमारा शिक्षा का जो वृक्ष था इसको खा दिया, संस्कृत को अमान्य कर दिया संविधान की दृष्टि से, और जो भिक्षा जाती थी गुरुकुलों में उसको बंद कर दिया। तो गुरुकुल बंद हो गए। जब खाने के लिए नहीं रह गया तो गुरुकुल टूट गए। तो यहाँ गुरुकुलों को तोड़ा और बाहर कॉन्वेंट स्कूल शुरू किए। थोड़े से कॉन्वेंट थे, उंगली में गिनने लायक कॉन्वेंट शुरू किए उन्होंने। अब तो गली गली में कुकुर मुत्ते के समान कॉन्वेंट उगे हुए। तो ये जो उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल खोले, उन स्कूलों में 7वीं तक पढ़ा हुआ जो विद्यार्थी होता था, कॉन्वेंट अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा हुआ, अंग्रेजी स्कूलों में 7वीं तक पढ़ा हुआ जो विद्यार्थी था उसको सरकारी नौकरी मिलती थी। हम लोग जो शिक्षक पढ़ाते थे वो 7वीं पास होते थे, 12वीं पास भी नहीं होते थे। तो 7वीं पास व्यक्ति यदि अंग्रेजी स्कूल से पढ़ा हुआ है तो उसको नौकरी मिलती थी। और शास्त्रों के आर पार जानने वाला, शास्त्रों को आर पार जानने वाला, शास्त्रों का जो पारदृष्टा विद्वान होता था, उसके लिए ढेला भर की नौकरी अंग्रेज शासन के पास नहीं थी। तो ये उन्होंने किया कुशलतापूर्वक, और हमारी शिक्षा का जो वृक्ष था उसको उन्होंने जड़ से उखाड़ दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ
स्वतंत्रता संग्राम, उसको हम सब जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो हमको जानना चाहिए और अपने बच्चों को अवश्य बताना चाहिए। हमारी संतानों को पैदा होते ही साथ हमें क्या बताना चाहिए वो हम नहीं बताते हैं, और पैदा होने के साथ हम उनको बताते हैं जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन। ये बताना हम जरूरी समझते हैं। हमारे वीरों की जो यशोगाथा है वो हमारे बच्चे नहीं जानते। आज किसी बच्चे से पूछिए, वो फिल्म के सारे अभिनेताओं को, अभिनेत्रियों का नाम बता देगा। और उससे पूछिए सुभाष चंद्र बोस के विषय में, वीर सावरकर के विषय में, तो आप गिन लीजिए, एक करके देख लीजिए कितने बच्चों के पास इन राष्ट्रीय पुरुषों की जानकारी है। ये सब कैसे हुआ, ये सब किया गया। तब चले गए अंग्रेज, तो सहज नहीं गए, वो सरलता छोड़कर नहीं गए। ये जो हमको बताया जाता है ना कि गांधी जी की अहिंसा से चले गए, बिना खजक बिना ढाल, ऐसा नहीं हुआ। 21 लाख लोग तो यहां मारे गए। उसके पहले पूरे देश में जो हिंसा हुई है उसको पढ़ नहीं सकते हैं आप। तो जैसे गए, ये बताना हमारे इस व्याख्यान का विषय नहीं है। वो चले गए, उनको जाना पड़ा, और उनके जाने के पहले अंग्रेजों ने एक वर्ग तैयार किया, ऐसा वर्ग जो भीतर से पूरा अंग्रेज हो और शरीर से हिंदू हो। ये काली चमड़ी के अंग्रेज उन्होंने बनाए। ये कैसे बना? उन्होंने एक शिक्षा रची अपनी, जिसमें एक थोथा नकली इतिहास बनाया, जिसको अंग्रेजों ने लिखा, और काली चमड़ी वाले अंग्रेजों ने लिखा। जो हमारे भारत के लोग थे अंग्रेजों के पिट्टू, उनसे लिखवाया गया। उसके बदले में उनको बड़ी बड़ी नौकरियां, बड़े बड़े खिताब, राय बहादुर जैसे बड़े बड़े पद दिए गए, और वो सारा इतिहास भारत के गौरव को नष्ट करने वाला है। वो इतिहास पढ़ाया गया। वो जेम्स मिल, जिसने भारत की जमीन पर पैर नहीं रखा, कभी नहीं आया जिंदगी में भारतवर्ष, वो 6 भाग में हमारे देश का इतिहास लिखता है। तो हमारे बाप दादे कौन थे ये हमको मालूम होना चाहिए कि जेम्स मिल को मालूम होना चाहिए। ऐसे एक नहीं, लेथब्रिज है, मैकडोनल्ड हैं, रॉबिन्सन हैं, कीथ हैं, स्मिथ हैं, ढेर सारे विदेशी इतिहासज्ञों की लाइन लगी है। उनने इतिहास इस देश का रचा, और जैसा उन्होंने रचा उसी का समर्थन करके हमारे देश के इतिहासज्ञों ने भी वैसी इतिहास की पुस्तकें रच के धर दी जो आज तक इस देश में पढ़ाई गई है। उनको पढ़ने से जो तैयार हुए लोग वो अंग्रेजों के डुप्लीकेट थे। जैसे अंग्रेज वैसे ही तैयार, और उसी विद्या को पढ़ करके उनको बड़े बड़े प्रशासनिक पद मिले। जो आईसीएस की परीक्षा होती थी, जिसको आजकल आईएएस कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पहले इसको आईसीएस कहते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो जो आईसीएस तैयार होते थे उनको ये सब अंग्रेजी प्रस्थ इतिहास, अंग्रेजी प्रस्थ ग्रंथ, अंग्रेजी प्रस्थ विद्या, अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। तो तैयार हो गए। तो वर्ग उन्होंने क्यों तैयार किया कि भारत की जो जनता करोड़ों की, और एक तरफ अंग्रेज, एक तरफ हम लोग भारत की आम जनता, ये बीच में सेतु का काम करते थे। ये अंग्रेज, ये बीच में इनके हाथ में सत्ता थी, इनके हाथ प्रशासन आया देश का। जब स्वतंत्र हुए तो जो देश के प्रधानमंत्री बने वो तो कहते हैं हम भूल से, धोखे से, एक्सीडेंटली हिंदू हो गए। और जिनके जो प्रशासनिक अधिकारी बने देश के, आईसीएस ऑफिसर्स, वो सब अंग्रेजी परस्त थे। तो गोरी चमड़ी के अंग्रेजों के हाथ से निकल के सत्ता काली चमड़ी के अंग्रेजों के हाथ में चली गई। तो हम जहां थे हम वहीं के वहीं रह गए। दुनिया का कोई भी राष्ट्र स्वतंत्र हुआ है तो उसने कम से कम एक दशक, 10 से 20 वर्ष अपने राष्ट्र के निर्माण में खर्च किए और अपनी भाषा नीति, शिक्षा नीति का विचार किया है। भारत को छोड़कर जो कुछ अंग्रेज बना गए थे, ज्यों का त्यों हमारे ऊपर थोप दिया गया। हम तो ये देख रहे हैं कि जो सिलेबस बना गए थे अंग्रेज, जिसको हम लोगों ने पढ़ा, वो सिलेबस आज तक चल रहा है स्कूलों में, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में। सिलेबस भी नहीं बदला गया। तो हमने कहाँ विकास किया? तो दुनिया को हम देखें, छोटे छोटे देश स्वतंत्र हुए हैं, उनके भीतर कितनी जागरूकता है अपने राष्ट्र के प्रति। उन्होंने अपने राष्ट्र का किस प्रकार से विकास किया, किस प्रकार से उत्थान किया, उनसे हमने शिक्षा नहीं दी।
और आज इतने वर्ष हो गए, 75 वर्ष होने के बाद भी अब क्या हुआ? अब ये हुआ है हमारे देश में कि जितने हिंदी मीडियम स्कूल थे सरकारी, पहले क्या होता था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल जो होते थे वो मिशनरीज के होते थे, वो सरकार के नहीं होते थे। स्वतंत्र होने के बाद कम से कम ये था कि सरकारी स्कूल तो हमारी भाषाओं में चलते थे, अंग्रेजी स्कूल मिशनरीज के होते थे। अब सरकार ने सारे हिंदी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम के स्कूल बना दिया। तो हमने जहां से लड़ाई लड़ी थी, जहां हमने खून बहाया था, हम तो वहीं आकर खड़े हो गए और कह रहे हैं हमने प्रदेश का विकास किया। अंग्रेजी पढ़ा के विकास होगा? अंग्रेजी पढ़ने से विकास होता है? अंग्रेजी पढ़ने से विनाश हुआ है? अंग्रेजी पढ़ने से विनाश होता है? अंग्रेजी पढ़ने से विनाश होगा। अंग्रेजी इस राष्ट्र की भाषा नहीं है, अंग्रेजी इस राष्ट्र की आत्मा नहीं है, अंग्रेजी इस राष्ट्र को नहीं जोड़ सकती। इस राष्ट्र के लोगों को जोड़ने वाली यदि कोई भाषा है वो संस्कृत है। संस्कृत हम नहीं जानते हैं तो क्यों नहीं जानते? क्योंकि आपने उसको शिक्षा में सम्यक सम्मान नहीं दिया। जब हम स्वतंत्र हुए, सारी दुनिया के राष्ट्रों ने स्वतंत्र होने के बाद अपनी अपनी राष्ट्रभाषा बनाई। हम स्वतंत्र हुए तो लाखों लाख पंडित भरे हुए थे इस देश में, उन सबकी अवज्ञा करके हमारी छाती पर अंग्रेजी को मार दिया। उसको हम आज तक झेल रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने, उनके समान दूरदर्शी आदमी नहीं था, उनके समान दूरदर्शी नेता नहीं था इस देश के पास कोई भी। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि संस्कृत को इस देश की राष्ट्रभाषा होना चाहिए। संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो इस देश के जन जन की आत्मा में बैठी हुई है। उनके प्रस्ताव को नहीं माना गया तो ना तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया। वीर सावरकर ने कहा, वो तो मराठी भाषी थे, उनकी भाषा तो हिंदी नहीं थी, पर उन्होंने कहा कि इस देश के बहुसंख्यक लोगों की आत्मा हिंदी भाषा है, वही इस देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है। उनकी उससे पढ़ा हमने, उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसको नहीं स्वीकार किया और किसी को राष्ट्रभाषा घोषित किए बिना अघोषित रूप में अंग्रेजी इस देश की राष्ट्रभाषा बन गई। अघोषित रूप में आप गुलामी के सारे निशान मिटाओगे। गुलामी की पहली निशानी तो अंग्रेजी है। आज भी कोर्ट में सारे कार्य अंग्रेजी में होते हैं। क्यों होते हैं भाई? क्षेत्रीय भाषा में क्यों नहीं होते? और सुप्रीम कोर्ट में भी क्यों नहीं क्षेत्रीय भाषा में हो सकते हैं? जिस क्षेत्र का आदमी उसका न्याय इस भाषा में दीजिए आप। वहां आज तक माई लॉर्ड नहीं गया, सब काले कोट पहन के माई लॉर्ड बन के बैठे हुए हैं। तो इतना बड़ा देश जो दुनिया को शिक्षा देने वाला, जो कभी विश्व गुरु पद पर बैठा हुआ था, जहां चाणक्य जैसे महामानव पैदा हुए, जहां चाणक्य का शास्त्र है, जहां महाभारत जैसा विराट राजनीति का ग्रंथ है, उस देश में ये माई लॉर्ड और काला कोट और बिना शास्त्र पढ़े न्यायाधीश पद पर बैठ जाने वाले लोग पैदा हो गए। भारतीय शास्त्रों का ज्ञान तो होनी चाहिए, इसको अनिवार्य योग्यता बनाना चाहिए ना भाई, कि भारतीय धर्मशास्त्रों को आप पढ़िए, भारतीय न्याय विद्या को आप पढ़िए और बिना न्याय पढ़े न्यायाधीश बनते हैं। तो हमारी विद्याओं की जितनी अवज्ञा की गई है, ऐसा विश्व में कहीं नहीं। पूरी दुनिया में अपने आप का इतना बड़ा अपमान कोई नहीं करता। फिर हम लोग कोई छोटे मोटे लोग तो हैं नहीं। भारत हमारा विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित रहा है, इसके प्रमाण हैं। सारी दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। सारी दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालय हमारे देश में थे। तक्षशिला यहाँ था, नालंदा यहाँ था। धू धू करके उनको जलाया, तो जला के नाश तो आपने कर दिया। तो स्वतंत्र होने के बाद इन 75 वर्षों में दूसरा नालंदा पैदा हुआ क्या? बड़े बड़े विश्वविद्यालय बन रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए फीस ले रहे हैं। तो हमारे देश की शिक्षा थोड़े, हमारे देश की जो शिक्षा थी, जो समाज की भिक्षा से चलने वाली और जन जन के लिए उपलब्ध होने वाली शिक्षा, वो तो गायब हुए देश से। तो ये भेद कैसा बना? इस देश का भेद मिटेगा कैसे? इस देश के अंदर जितने विखंडन हैं, जितनी दरारें हैं, हर आदमी एक दूसरे से टूटा हुआ है, कोई किसी से जुड़ना नहीं चाहता। ये हम लोग जानते हैं जो समाज में रहते हैं, नेता भी जानते हैं, और नेता जान के भी नहीं जानना चाहते, कुर्सी हिल जाएगी। और हम लोग जानते हैं कि आपस में कितना भाषाई विद्वेष। हिंदी भाषी आदमी जब जाता है दक्षिण में, कोई आदमी जवाब देना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता उससे।
अच्छा वहां छोड़िए, महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र में हम लोग दूसरे लोग कहलाते हैं। बिहार का आदमी महाराष्ट्र में भैया कहलाता है। क्यों भाई? बिहार सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था देश का, सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र बिहार था देश का। उसके आदमी को भैया के कैसे अपमानित करते हैं? हमारे देश में हमारे ही देश के लोगों का अपमान किया जाता है, सिखों पर जोक बनाए जाते हैं, बिहार के लोगों का मजाक किया जाता है। इससे बढ़कर लज्जाजनक कोई बात होगी कि हम इस भारतवर्ष में रहने वाले लोग, ये हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। इसका ज्ञान कब होगा? जब हम संस्कृत को जानेंगे। जो संस्कृत को जानते हैं वो इस बात को जानते हैं कि इस राष्ट्र की जितनी भाषाएं हैं सबकी आत्मा में संस्कृत विकसित हो रही है। आपकी भाषा गुजराती है, आपकी भाषा मराठी है, आपकी भाषा बंगला है, किसी की सिंधी है, किसी की हिंदी है, पर वास्तव में सबकी भाषा संस्कृत है। यदि संस्कृत जान जाएंगे ना तो ये जान जाएंगे कि हम सबकी भाषा संस्कृत है। गुजराती बोलने वाला, मराठी बोलने वाले, दो जो अलग अलग लोग अभी अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, बिखरे दिखाई पड़ते हैं। एक अपने आप को गुजराती कहता है, एक अपने को मराठी कहता है। किसके आधार? भाषा के आधार पर कहता है ना। मराठी गुजराती नाम किस आधार बने हैं? जमीन के नाम पर बने हैं क्या? भाषा के नाम पर बने हैं। क्यों गुजराती है भाई? आप क्यों गुजराती हो? गुजराती भाषा बोलते हो। मिट्टी तो भारत की है ना। आप मराठी क्यों हो भाई? क्योंकि आप मराठी बोलते हो। तो किसका भेद है? भाषा का। भाषा ही विद्वेष पैदा किया है संस्कृत का अपमान करके। संस्कृत को शिक्षा में सम्यक स्थान न दे करके इस देश में भाषा का विद्वेष पैदा किया। इन नेताओं ने, जिनके हाथ में सत्ता आई, आती चली गई, एक आए दो आए, उनका इतिहास हम नहीं गिनेंगे। हम संवाद साक्षात आप लोगों से कर रहे हैं, भारत के लोगों से संवाद कर रहे हैं कि हम ये सोचें कि ना आपकी भाषा गुजराती है, ना आपकी भाषा मराठी है, ना आपकी भाषा सिंधी है, ना हमारी भाषा हिंदी है। हम सबकी भाषा संस्कृत है। जो संस्कृत के भीतर प्रविष्ट हो गए उनको सारी भाषाओं में संस्कृत धातु दिखते ही नहीं दिखते? दिखते हैं। सारी भाषाओं में संस्कृत के धातु है, संस्कृत के पद है, संस्कृत की संरचना है। सब भाषाएं संस्कृत हैं। संस्कृत ही इस देश की भाषा है और संस्कृत ही इस देश की आत्मा है और संस्कृत ही वो तत्व है जो इस राष्ट्र को बांध के रख सकता है। तो शिक्षा से उसको ऐसा हटाया, हटाते चले गए, हटाते हटाते आज ये स्थिति आ गई कि सरकार अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल रही है। अंग्रेजी मीडियम स्कूल पहले मिशनरीज के होते थे, सरकार के नहीं होते थे। अंग्रेजों ने जो अत्याचार हमारे साथ किया और मुसलमानों ने जो अत्याचार हमारे साथ किया, ये हमें रामायण गीता न पढ़ के यही पढ़ना चाहिए रोज। यही हमें रोज पढ़ना चाहिए, यही पुरुष संतानों को पढ़ना चाहिए ताकि उनका खून खौलता रहे, उनको पता रहे कि हम कौन हैं और हमारे साथ क्या किया गया है और हमें क्या करना चाहिए। उनको यह भी मालूम होना चाहिए कि हम सब भारत के लोग ऋषियों की संतान हैं और जितने वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मिलाकर हम सब एक हैं, अलग अलग नहीं हैं हम। जाति का विखंडन भी नेताओं ने पैदा किया, भाषा का विखंडन नेताओं ने पैदा किया, शासन ने कोई विचार नहीं किया। पहले राजा होते थे, उनके पास मंत्री होते थे। मंत्री कौन होते थे? विद्वान लोग। जो विद्वान ब्राह्मण होते थे, विद्वान लोग होते थे देश के, वो मंत्री होते थे। वो मंत्री था चाणक्य, जिसके बल पर चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बना। अब तो किसी के पास मंत्री होते नहीं, अब तो चमचे होते हैं। तो सलाह कौन देगा? कौन बताएगा? हमसे कोई पूछने आता है क्या? इस राष्ट्र को संभालना है तो राष्ट्र की जड़ों को संस्कृत से जोड़ना पड़ेगा। तो जब हम स्वतंत्र हुए तो इस देश में जो प्रदेश बने हुए थे वो अंग्रेजों ने अपनी सुविधा से बनाए थे। तो भाषावार नहीं थे, एक एक प्रदेश में अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। हम मध्य प्रदेश में पैदा हुए तो वर्धा मध्य प्रदेश में था, नागपुर मध्य प्रदेश में था, अमरावती मध्य प्रदेश में था। इस प्रकार अनेक भाषा बोलने वाले लोग एक एक प्रदेश में रह रहे थे। तो क्या हानि थी भाई? कोई दुश्मनी थी क्या हमारी मराठी से? मराठी की हिंदी से दुश्मनी नहीं थी, हिंदी की मराठी से दुश्मनी नहीं थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1956 के आसपास की बात है, हम लोग बच्चे थे, इस प्रदेश को भाषावार प्रांतों में बांटा। आचार्य विनोबा भावे ने मना किया था कि तुम मराठी बोलते हो तो तुम महाराष्ट्र में जाओ, तुम हिंदी बोलते हो तुम यहाँ चले जाओ। तो ये अमरावती, वर्धा, नागपुर, ये सारे मराठी भाषी जितने जगह थे उनको महाराष्ट्र में डाल दिया। हिंदी भाषियों को मिलाकर मध्य प्रदेश बना दिया। तो अलग अलग हो गए।
तो क्या आवश्यकता थी? प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं? प्रशासन को सरलता से चलाने के लिए छोटे छोटे खंड बनाए जाते हैं। तो सीधी रेखा खींचते ऊपर से नीचे और आधी रेखा खींचते, ऐसा विचार भी दिया लोगों ने कि खड़ी और आधी रेखा खींच दो, तो जिस भाषा के लोग एक साथ मिल जाए, रहने दो। यदि हम सब भाषा भाषी लोग एक साथ एक ही प्रदेश में रहते होते तो जो भाषा का विद्वेष पैदा हुआ है देश में, वो नहीं पैदा होता। मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी, तो कठिनाई तो किसी को नहीं होती थी। न नागपुर को कठिनाई थी, न मध्य प्रदेश के हिंदी भाषी लोगों को कठिनाई थी। कठिनाई पंडित नेहरू को थी कि सब मिलके कैसे रह रहे हैं, इनको तोड़ना चाहिए। तो भाषा के हथियार से उन्होंने हमारे टुकड़े किए, संस्कृत से विद्वेष किया, संस्कृत को स्थान नहीं दिया। अच्छा, दूसरी बात, एक प्रस्ताव और दिया गया था आचार्य विनोबा भावे के द्वारा कि जब सारी भाषाएं एक हैं, ये मतलब इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, वास्तव में देश की सारी भाषाएं एक है भाई। ये हिंदी, सिंधी, गुजराती, मराठी, ये सब एक भाषा है, अलग अलग नहीं है। दिक्कत कहा जाती है कि देवनागरी में लिखा हुआ है, तो हिंदी और मराठी दो की लिपि तो एक है। गुजराती की लिपि थोड़ी सी भिन्न है, गुजराती की थोड़ी भिन्न है, थोड़ी बांग्ला की भिन्न है, थोड़ी उड़िया की भिन्न है। तो उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि आप ये करिए कि सारी भाषाओं की लिपि देवनागरी कर दीजिए, अपनी अपनी भाषा बोलें, लिपि अगर देवनागरी हो जाती है, यदि गुजराती को, उड़िया को, बांग्ला को और ये गुरुमुखी लिपि जो है, इन सबको यदि देवनागरी में लिख दिया जाता है तो भारत का हर आदमी हर भाषा समझने लगेगा, क्योंकि इन भाषाओं में मूलतः अंतर नहीं है। इनमें मूलतः जड़ से कोई अंतर नहीं है, मूल सबका एक है, ये सब भाषाएं एक है। आप लिख के दीजिए, आप लिख के देख लीजिए कि यदि आपको देवनागरी में लिखी हुई बांग्ला मिलेगी, देवनागरी में लिखी हुई गुजराती मिलेगी, देवनागरी में लिखी हुई उड़िया मिलेगी, तो आप पढ़ लेंगे और उसमें से 80 से 90% तक आप अपने आप समझ जाएंगे बिना किसी के पढ़ाए। तो भाषाई एकता के लिए कितना बड़ा सूत्र दिया था आचार्य विनोबा भावे ने, उसको ठेंगा दिखा दिया। राष्ट्र को जोड़ने वाले जितने तत्व थे उनको किसी को स्वीकार नहीं किया। और बात इतनी दूर चली गई कि जो नए लोग आए हैं इनको ये बातें ही पता नहीं है, उनको ये बातें नहीं मालूम है, उनके पास अपनी उनकी मुसीबतें हैं। तो हमारे राष्ट्र में ऋषियों ने जो शासन तंत्र दिया था उसमें समाज शासन से विनिर्मुक्त था, समाज समाज के द्वारा चलता था। रक्षा और दंड ये शासन के मुख्य काम थे, राष्ट्र की रक्षा और दंड व्यवस्था, क्योंकि दंड नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी नीति समाज की होती है दंड नीति, सबसे बड़ी नीति होती है दंड नीति। 4 नीतियां बताई गई हैं, साम दान दंड भेद। शुक्राचार्य कहते हैं एक ही नीति चाहिए, एक नीति यदि राष्ट्र की सुव्यवस्थित है, दंड नीति, सब अपराध बंद हो जाएंगे। तो हमारी दंड नीति कैसी है? 3-3, 4-4 पीढ़ियां बीत जाती हैं, निर्णय नहीं होते हैं। 4-4 पीढ़ियां बीत जाती हैं, निर्णय नहीं होते हैं। करोड़ों मुकदमे पड़े हुए हैं, आदमी की जिंदगी निकल जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी निकल जाती है। तो दंड नीति हम कहां से लाए? हमने क्यों नहीं अपने शास्त्रों से दंड नीति को स्वीकार किया? तो ना हमने अपनी दंड नीति को स्वीकार किया, ना हमने अपनी शिक्षा नीति को स्वीकार किया। और भाषा हमारी जो थी संस्कृत, उसकी अवज्ञा करके, उसकी उपेक्षा करके हमने इस देश के मन में जहर घोल दिया, जो भाषा ही जहर घोल दिया कि हर भाषा भाषी एक दूसरे से जलता है। ये जलन कैसे दूर होगी? तो जलन को दूर करने का एकमात्र उपाय है कि हम संस्कृत पढ़ें, हम संस्कृत से जुड़ें, हम शास्त्रों का अध्ययन करें, हम पाणिनि को पढ़ें, हम अष्टाध्यायी को पढ़ें, हम एक एक शब्द को बनाने का विज्ञान जाने, तो सारे शब्दों के मूल में हमको दिखाई, सारी भाषाओं के मूल में हमको दिखेगा तो सब भाषाएं संस्कृत ही है, यही हमारी जड़ है। तो हमारी जड़ों को जितना अंग्रेजों ने काटा उससे अधिक हमारे शासकों ने काटा, और ये ज्ञान हमारे बच्चों को नहीं है। उन बच्चों को ज्ञान कौन कराएगा? बच्चों को ज्ञान देने का दायित्व किसका होता है? माता पिता का होता है। तो माता पिता स्वयं जब अंग्रेजी परस्त होंगे तो इस राष्ट्र में राष्ट्र की रक्षक संतानें कैसे पैदा होंगी? इन 75 वर्षों में कोई दूसरा आजाद पैदा हुआ क्या? दूसरा कोई भगत सिंह पैदा हुआ?
75 वर्षों में कोई चंद्रशेखर आजाद पैदा हुआ, कि कोई मंगल पांडे पैदा हुआ, कि कोई शहीद भगत सिंह पैदा हुआ, कि कोई सुभाष चंद्र बोस पैदा हुआ, कोई एकाध पैदा हुआ क्या? तो इनको जन्म देने वाली भारतवर्ष की माताएं ही तो थी। वो माताएं कहाँ चली गई? वो माताएं अंग्रेजी शिक्षा की चकाचौंध में भ्रांत हो गई। भारत की माताएं अपने महत्व को समझ लें, अपने कर्तव्य को जान लें कि इस देश में पैदा होने वाली संतान भारत की संतान है। ये दुनिया की सारी संतानों से विशिष्ट है। इसका निर्माण हमें करना है और इसका निर्माण संस्कृत के बिना नहीं हो सकता। इन संतानों का निर्माण संस्कृत शिक्षा के बिना नहीं हो सकता और सरकार संस्कृत नहीं पढ़ाएगी। तो हमारी आवश्यकता क्या है कि जैसे पहले विद्यालय थे, जैसे पहले गुरुकुल थे, समाज की भिक्षा से चलने वाले स्वतंत्र गुरुकुल, वैसे गुरुकुल इस देश को चाहिए। हम हर काम के लिए सरकार पर टिकते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते। समाज अलग है, सरकार अलग है। सरकार हमारी सीमाओं की रक्षा करे तो देश की अर्थव्यवस्था और देश की रक्षा व्यवस्था जो कार्य सरकार के हो करे, पर शिक्षा व्यवस्था को हमें सरकार से छीन लेना चाहिए। जब तक शिक्षा व्यवस्था को सरकार से हम नहीं छीनेंगे, जब तक उसके पर आश्रित हम रहेंगे, तब तक हम वो नहीं पढ़ सकते जिसको पढ़ने से हमें अपने स्वत्व का ज्ञान होता है, जिसको पढ़ने से आत्मा का विज्ञान होता है, जिसको पढ़ने से ये ज्ञान होता है कि हम भारत के लोग दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। अपनी श्रेष्ठता का ज्ञान संस्कृत पढ़े बिना नहीं होगा। जब तक हम अंग्रेजी पढ़ेंगे तब तक हम अंग्रेजों की महत्ता को जानते रहेंगे, तब तक हमें जानेंगे। और आज ये हो ही गया है, पूरे देश में ये है कि अंग्रेजी बोलने से आप पढ़े लिखे कहलाते हैं और पूरे शास्त्र को आर पार जानने वाला व्यक्ति यदि अंग्रेजी नहीं जानता है तो उसको आप हंसते हैं। तो ये चिंतनीय बात है कि नहीं? ये भारत राष्ट्र विश्व का सबसे प्राचीन राष्ट्र है। जब दुनिया में किसी को बोलना नहीं आता था, जब दुनिया में किसी को अपना तन ढकना नहीं आता था, जब दुनिया में किसी को अपने आहार का विज्ञान नहीं था, तो हमारे वैदिक ऋषियों को सारे भूगोल का ज्ञान था, सारे खगोल का ज्ञान था। उनको ग्रहों की गति, उनको प्रकाश की गति, उनको काल के मान का सम्यक विज्ञान था। सारा गणित जो टिका हुआ है शून्य पर, वो शून्य का विज्ञान हमारे वेदों को था। तो पूरी दुनिया को ज्ञान विज्ञान हमने दिया है। पूरी दुनिया के गुरु हम हैं। ये भारत विश्व का गुरु है और भारत की इस विश्व गुरुता का ज्ञान बिना संस्कृत पढ़े बच्चे को नहीं हो सकता। तो इस देश के जो माता पिता हैं वो जागें और अपनी संतानों को संस्कृत से जोड़ें, तभी हमारा भारत में जन्म लेना सार्थक है। अन्यथा बहुत पैदा होते हैं दुनिया में, वो बहुत मरते हैं। उनके पैदा होने से कोई लाभ नहीं होता, उनके मरने से कोई हानि नहीं होती। इसलिए हम उनके रास्ते पर चलें जिनका यश अमर है।